Hello everyone, welcome to Agri Brains. How are you all doing? I hope so you all are doing great. And in our today's video, we are going to discuss about 10 MCQs on animal husbandry. So those who are new to my channel, please do not forget to subscribe this channel for more upcoming videos. And without any delay, let's get started. So our first question is, an appetite for materials not usually considered to be food is observed in animals is called pica. Pica in cattle is caused by deficiency of। तो बेसिकली जो पीका होता है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें किसी एक चीज़ की कमी की वजह से जो हमारे एनिमल होते हैं, कैटल होता है, वो क्रेविंग करने लगता है ऐसी चीज़ों के लिए जो फूड नहीं होते। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि जो काऊ होती हैं वो पॉलीथीन वगैरह खाती हैं, वेस्ट मटेरियल्स वगैरह खाती हैं, तो वो फूड नहीं है बट फिर भी वो उनको खाती। क्यों? क्योंकि उनमें एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। तो आपको बताना है कि किस चीज़ के डेफिशिएंसी की वजह से कैटल में पीका होता है। यहाँ पे ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस एंड विटामिन ई एंड ऑल ऑफ द अबो। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से कैटल में पीका होता है। ओके। Second question is that twisting or revolution of the gravid uterus on its long axis is common in cows and buffaloes is called as। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारी जो काऊ होती है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो यूटरस होता है ना वो टर्न हो जाता है, घूम जाता है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? ठीक है, यूट्रिन प्रोलैप्स, एनोएस्ट्रस, टॉर्सन ऑफ यूटरस, डिस्टोकिया। इसमें से क्या कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा टॉर्शन ऑफ यूटरस। तो यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ना करके बाकी ऑप्शंस से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यूट्रिन प्रोलैप्स में क्या हो जाता है कि जब हमारी काऊ जो होती है, ठीक है, वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका जो वजाइना होता है और उसका जो यूट्रस वाला पार्ट होता है ना वो बाहर आ जाता है, उसके बॉडी के बाहर आकर के लटकने लगता है। ठीक है, बेसिकली ऐसे ये जो डिसऑर्डर होता है ना, ये जो प्रॉब्लम होती है तो ये उन काउस में ज़्यादा देखने को मिलता है, उन एनिमल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है जो कि मल्टीपल टाइम्स क्या करती हैं, पार्चुरेशन करती हैं। एक ही बार में बहुत सारे बच्चे को वो बर्थ देती हैं, तो उनमें ये वाला फिनोमिनन ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, तो इसमें बाहर यूट्रिन प्रोलैप्स में वजाइना प्लस यूट्रस जो होता है, यूट्रिन, वो बाहर आ करके हैंग करने लगता है। एनोएस्ट्रम में क्या होता है कि एक कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा एनिमल है, यानी कि जो हमारी काऊ है या बफेलो है, वो क्या कर रही हैं कि उन्होंने हीट सिम्टम्स जो होते हैं उसको शो करना बंद कर दिया है, यानी कि वो हीट पर आना ही बंद हो गई, वो हीट सिम्टम्स ही नहीं शो करी। कई बार ऐसा होता है कि हीट पे आती हैं बट सिम्टम्स नहीं शो करती, उसे हम कहते हैं साइलेंट हीट। और यहाँ पे क्या है, एनोएस्ट्रम का मतलब है कि हीट पर आ ही नहीं रही है। ओके, टॉर्सन ऑफ यूट्रस, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, कि जब हमारी काऊ प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो बेबी होता है, जो यूट्रस होता है, जिस यूट्रस में ही बेबी होता है, ओके, तो वो क्या हो जाता है, घूम जाता है, अपने लॉन्ग एक्सिस पर घूम जाता है, जिसकी वजह से, घूमने की वजह से क्या हो जाता है ना कि जब हमारी काऊ पार्चुरेशन करती है, कार्विंग कर देती है, तो उस वक्त में ना उसको बहुत प्रॉब्लम होती है बर्थ देने के लिए। ओके, इसीलिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसके वजह से हमें वेटरनरी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डिस्टोकिया भी एक कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी काऊ है उसे बर्थ देने में प्रॉब्लम होती है, ऐसी कंडीशन को हम डिस्टोकिया कहते हैं। ओके, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है काऊ व्हेन लैक्स डैश इन हर बॉडी डेवलप्स गॉइटर। तो किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से जो काऊ है उसमें गॉइटर होता है? तो उसका जो सही आंसर है यहाँ पे वो है हमारा आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से काऊ में क्या होता है, गॉइटर होता है, और ये बहुत इजी है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है टू डिटेक्ट द इंसिडेंस ऑफ ब्रुसेलोसिस इन हर्ड डैश टेस्ट इज यूज्ड। तो ब्रुसेलोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, एक डिजीज़ होती है जिसमें हमारी जो प्रेग्नेंट काउज होती हैं वो अबॉर्ट कर देती हैं, उनमें एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? सो ऑप्शंस आर मिल्क रिंग टेस्ट, एबॉर्टस बैंग रिंग टेस्ट, प्लेट एग्लूटिनेशन टेस्ट, ऑल ऑफ द अबो या नन ऑफ द अबो।
तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबो। यहाँ पे सारे ही टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं ब्रुसेलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, एंड ऑप्शंस आर FMD दैट इज फुट एंड माउथ डिजीज, रिंगर पेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, कोकिडियोसिस या हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हम एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो FMD है, रिंगर पेस्ट है, ब्लैक क्वार्टर और HS है, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ये सब डिजीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वैक्सीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि FMD के लिए पॉलीवेलेंट वैक्सीन है, रिंगर पेस्ट के लिए हमारे पास गोट टिश्यू वैक्सीन है, ठीक है, टिश्यू कल्चर वाला वैक्सीन है, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया के लिए भी है। बट यहाँ पे जो ये कोकिडियोसिस है ना, तो ये होगा राइट आंसर, क्योंकि ये कॉज होता है एक प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोअल डिजीज़ है, और इसके लिए हम किसी भी तरीके का वैक्सीन यूज़ नहीं करते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, नेम द कॉज ऑफ वूल सॉर्टर्स डिजीज इन ह्यूमन वर्किंग इन वूल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, तो जो वूल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, जैसे जो शीप वगैरह होते हैं, राइट, उनसे जब हम शेयरिंग कर लेते हैं, वूल को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग यूनिट्स में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक डिजीज़ हो जाती है ह्यूमंस को, जिसको हम वूल सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं। तो वो किससे कॉज होती है? एंड ऑप्शंस आर ब्रुसेला एंथ्रेसिस, ई कोलाई, पार्शुरेला मल्टोसिडा, माइकोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम चौबेई। तो इसमें से मैं बता दूं पहले कि जो ये वूल सॉर्टर्स डिजीज़ है ना, ये एंथ्रैक्स का ही दूसरा नाम है। एंथ्रैक्स डिजीज़ को हम वूल सॉर्टर्स डिजीज़ भी कहते हैं। और एंथ्रैक्स जैसे कि जूनोटिक डिजीज़ है, तो ये डिजीज़ एनिमल से ह्यूमंस में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। अब जो वूल प्रोसेसिंग यूनिट्स में लोग काम करते हैं, बेसिकली जो ह्यूमंस में किस तरीके से एंथ्रैक्स ट्रांसफ़र होता है, क्यूटेनियस फॉर्म में। क्यूटेनियस फॉर्म में मतलब अगर आपके स्किन पे कोई स्कार है, कुछ मतलब फटा हुआ है, कोई मार्किंग्स हैं, तो वो क्या करता है, उसके थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर जाता है और फिर आपको भी डिजीज़ हो जाती है। ओके, तो वूल सॉर्टर्स डिजीज़ किसका दूसरा नाम है? एंथ्रैक्स का ही दूसरा नाम है, जो कि कॉज होता है ब्रुसेला एंथ्रेसिस से, राइट। पार्शुरेला मल्टोसिडा को कौन क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया को। माइकोबैक्टीरियम जो है वो ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है। ई कोलाई से जनरली हमारा काफ स्कॉर्स होता है, ठीक है। तो और क्लोस्ट्रीडियम चौबेई जो है ये कॉज करता है ब्लैक क्वार्टर को। होप सो कि आपने ये सारे ऑप्शंस में से सबको नोट कर लिया होगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक का दिया है, हो सकता है एग्ज़ाम में आपको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का पूछ लें, राइट। तो ये डिजीज़ एंथ्रैक्स हो गया। और जूनोटिक डिजीज़ जैसे कि एंथ्रैक्स हो गया, राइट, इसके बाद में रैबिस हो गया, फिर ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया और ब्रुसेलोसिस, ये सब क्या है? जूनोटिक डिजीज़ हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हमारा 7th क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्टमक एक्ट्स एज स्टोर हाउस इन केस ऑफ रूमिनेंट्स। ठीक है, रूमिनेंट्स पता है ना आपको, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका स्टमक जो होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, और उन चैम्बर्स का नाम होता है रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। और इनको हम हिंदी में ऐसे भी कहते हैं कि जो जुगाली करते हैं ना, उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो कौन सा ऐसा चैम्बर है स्टमक का जो कि स्टोर हाउस की तरह काम करता है? अब ऑप्शंस है इसमें रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा रूमेन। रूमेन हमारा क्या होता है? सही आंसर होता है। तो जैसे हमारे जो काऊ होती है वो फीड को इनटेक करती है ना, तो वो पहले खाती चली जाती है, खाती, वो च्यू नहीं करती। जब वो खाती है ना, बस खाती चली जाती है, मतलब बस वो हम कहते हैं ना गैलोपिंग करना, बस निगल रही है वो, उसको च्यू नहीं कर रही। तो वो पूरा कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है हमारे रूमेन में कलेक्ट हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, बैक्टर जो भी माइक्रोबियल जो भी एक्शंस होते हैं वो फीड पे होते हैं, तो वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। यहाँ पे माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की भी प्रोसेस होती है रूमेन में। अब क्या होता है कि जो एनिमल फिर क्या करता है, जब फिर वो फीड इनटेक कर लेता है, उसके बाद क्या करता है, रूमेन से वापस वो क्या करता है,
रोटेट करता है, मतलब वापस से वो फीड कहाँ पे आ जाती है, वापस उनके मुंह में आ जाती है, जिसको वो रिच्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे रूमेन जो है वो स्टोरेज का काम करता है। फिर यहाँ से रूमेन से जब वो वहाँ पे माइक्रोबियल फर्मेंटेशन हो जाता है, च्यूइंग के बाद में रिच्यू करने के बाद वापस फीड कहाँ पे आता है, रूमेन में आता है, वहाँ पे माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होती है और वापस से फिर रेक्टिकुलम में जाता है, फिर वहाँ से ओमेसम, फिर वहाँ से एबोमेशन। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ फीडिंग एक्स्ट्रा राशंस टू द ब्रीडिंग ईव्स प्रायर टू देयर मेटिंग इन ऑर्डर टू एनकरेज हर टू प्रोड्यूस मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्स इज कॉल्ड इट एज। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, स्टीमिंग अप, फैटनिंग ऑफ ईव्स, फ्लशिंग, क्रीप फीडिंग, वाइसिस इन शेप। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया है कि एक्ट ऑफ फीडिंग एक्स्ट्रा राशन, हम क्या कर रहे हैं, ईव्स जो कि फीमेल जो शेप होता है उसके फीमेल को हम ईव कहते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा राशन दे रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाला राशन दे रहे हैं, जिससे वो क्या करें, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्स, मल्टीपल एग्स को प्रोड्यूस करें। अब जैसे कि काऊ में क्या होता है, एक बार में सिर्फ एक ही बेबी होता है, ठीक है, एक ही काफ प्रोड्यूस होता है, बट शीप, गोट, इन सब में क्या होता है कि मल्टीपल इनके जो मल्टीपल प्रोजनीस होती हैं, मल्टीपल बेबीज़ होती हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज़ को वो एक बार में मतलब प्रोड्यूस कर सके, कब प्रोड्यूस करेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा एग्स होंगे, ज़्यादा एग्स होंगे, मल्टीपल एग्स होंगे, तब उसमें क्या करेंगे, स्पर्म्स आके फ्यूज़ करेंगे और फिर उससे मल्टीपल बेबीज़ बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लैम्बिंग रेट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फीड दे रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आंसर हमारा सही क्या होगा, फ्लशिंग होगा। ठीक है, बहुत से लोग क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं फ्लशिंग और स्टीमिंग अप के बीच में। तो स्टीमिंग अप क्या करते हैं कि जब जो प्रेगनेंसी होती है ना, तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, मेटिंग से पहले, अभी तो प्रेग्नेंट हुई भी नहीं है, ओके, प्रेगनेंसी तो अभी दूर की बात है, अभी मेटिंग के पहले ही हम उसको ज़्यादा फीड दे रहे हैं, जिससे वो क्या करे, अच्छे से, मतलब ज़्यादा अच्छे से खाएगी तो ज़्यादा अच्छे से क्या करेगी, एग्स को प्रोड्यूस करेगी। बट स्टीमिंग अप में क्या करते हैं कि जब हमारे एनिमल होता है वो कंसीव कर लेता है, वो प्रेग्नेंट हो जाता है, उसके बाद जो होता है, जो लास्ट क्वार्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें हम उसको ज़्यादा फीड देते हैं, जिससे क्या हो सके कि जो हमारी प्रोजनी है, ठीक है, जो बेबी पैदा होने वाला है, बर्थ लेने वाला है, वो अच्छा हो, और साथ ही साथ जो फीमेल उसको मतलब रखी हुई है अपने वॉर्म में, तो वो भी क्या करे, अच्छे से रहे, उसकी भी तबीयत ख़राब ना हो। ओके, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टीमिंग अप। तो स्टीमिंग अप क्या होता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट क्वार्टर में एक्स्ट्रा फीड दिया जाता है, जबकि फ्लशिंग क्या होता है, मेटिंग के पहले दिया जाता है। फैटनिंग ऑफ ईव्स, अब ऑब्वियसली फैटनिंग ऑफ ईव्स क्या होता है कि हम ईव्स को क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा खाना देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करें, जल्दी जल्दी मोटी हो जाए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, मीट मिले, ठीक है, मटन मिले। तो इसके लिए हम फैटनिंग ऑफ ईव्स की ईव्स उसको हम फैटनिंग ऑफ ईव्स बोलते हैं। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th question, process of deposition of semen in the female reproductive organ by instruments rather than natural service in proper place and proper time is called artificial insemination. Which of the following method of AI is mostly used in goat and sheep? ठीक है, तो अब AI तो आप सबको मोस्टली पता ही होता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली हम मतलब कि सीमेन को डिपोजिट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो उसको हमने AI कर दिया है। बट उसमें 2 मेथड होते हैं, मेथड किस तरीके से हम डिपोजिट कर रहे हैं सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसके 2 मेथड हैं। एक तो है हमारा रेक्टो वजाइनल मेथड और दूसरा है हमारा वजाइनल स्पेक्युलम मेथड। तो गोट एंड शीप में जो होता है वो वजाइनल स्पेक्युलम मेथड यूज़ किया जाता है, जबकि जो रेक्टो वजाइनल मेथड है ये मोस्टली कैटल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रो इजैकुलेटर मेथड है, ये तो मेथड कौन सा है, ये हम सीमेन कलेक्शन टाइप्स जब होते हैं ना, जैसे कि मसाज मेथड हो गया या फिर इलेक्ट्रो इजैकुलेटर मेथड हो गया, और जिसमें हम एक डमी को यूज़ करते हैं, राइट, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो वाला मेथड हो गया। तो वो सारी चीज़ों के, वो सारे किसके टाइप्स हैं, सीमेन कलेक्शन टाइप्स हैं। ओके, तो
तो वो इलेक्ट्रोइजैकुलेटर मेथड सीमेन कलेक्शन का टाइप है। यहाँ पे रेक्टोवजाइनल और वजाइनल स्पेकुलम मेथड ये क्या है, इंसेमिनेशन के टाइप्स हैं, जिसमें से वजाइनल स्पेकुलम मेथड गोट एंड शीप में यूज़ किया जाता है। अब मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ये मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, सो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स एटलीस्ट अप टू 4 to 6 generations इज कॉल्ड। योर ऑप्शंस आर क्रॉस ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, टॉप क्रॉसिंग एंड बैक क्रॉसिंग। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आउट क्रॉसिंग। क्यों? क्योंकि देखो, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है कि दो ब्रीड्स के बीच में, ठीक है, दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं या मेटिंग कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग क्या होता है कि जो बहुत ही क्लोज है, ऐसे दो इंडिविजुअल्स के बीच में हमें क्रॉसिंग कराना है, मेटिंग कराना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। फॉर एग्जांपल फादर का डॉक्टर के साथ में, मदर का सन के साथ में, राइट। तो ये क्लोज ब्रीडिंग हो गया, और क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, राइट। और फिर इसके बाद में आउट क्रॉसिंग है। आउट क्रॉसिंग क्या होता है कि सेम ब्रीड होती है, ठीक है। मान लो अभी साहिवाल है, ठीक है, साहिवाल है, सेम ब्रीड है, बट साहिवाल में जो इंडिविजुअल्स के बीच में हमने क्रॉस कराया है ना, तो वो अनरिलेटेड है, उन दोनों के कोई भी एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है एटलीस्ट 4 to 6 जनरेशन्स के लिए। जब हम ऐसी क्रॉस कराते हैं उसको हम कहते हैं आउट क्रॉसिंग। टॉप क्रॉसिंग क्या होता है, जब हम किसी सुपीरियर मेल को, कोई एक ब्रीड है उसका सुपीरियर मेल है, प्योर मेल है, प्योर ब्रीड है, और वो सुपीरियर है, जब उसको हम किसी इन्फीरियर फीमेल के साथ में क्रॉस कराते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं टॉप क्रॉसिंग। और बैक क्रॉसिंग कैसे होती है, जब किसी भी क्रॉस ब्रीड को, ठीक है, F1 प्रोजेनी को उसके किसी भी पेरेंट्स के साथ में, किसी भी वन ऑफ द पेरेंट्स के साथ में जब हम उसको क्रॉस कराते हैं तो उसको कहते हैं हम बैक क्रॉसिंग। Okay, so that's all for today. Hope you like this video, and if you want part 2 of this video then do comment in the comment box. अगर आप कमेंट करते हैं कि part 2 चाहिए then definitely I will make the videos, and do not forget to hit the like button, and till then goodbye and take care.